एंटी वर्जन कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री का एंगल बनाता है। डाइजेशन का साइट क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट्स होता है? तो एम्पुला होता है। और मोस्ट कॉमन साइट होता है जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आफ्टर बर्थ 1 साल के अंदर तक क्या होता है, इसका क्लोजर हो जाता है। फोरामिनोबल क्या है? तो गैप बिटवीन बोल सकते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। जो टिलेडॉन्स किधर प्रेजेंट रहेगा? तो मेटरनल सरफेस में, मतलब कि मदर साइड, जिधर मदर साइड में प्लासेंटा रहेगा उधर में रहेगा। फीटल पार्ट्स में अम्बिलिकल कोड क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, जो कि बीच पार्ट्स में जुड़ा रहेगा। मिडिल सरफेस ऑफ प्लासेंटा जो है प्लासेंटा का मिडिल सरफेस वहाँ पर जुड़ा रहेगा अम्बिलिकल कोड। तो इससे पता किया जा सकता है कि जिस साइड में अम्बिलिकल कोड है वो फीटल पार्ट्स है, फीटस का पार्ट्स है। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा इसी का। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, सीक्रेट होता है प्लासेंटा का सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से। कौन से लेयर से? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से सीक्रेट होता है एचसीजी हार्मोन। एचसीजी का मेन फंक्शन होता है मेंटेन करके रखना कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करते रहे, और जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब तक प्रेगनेंसी बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को ही हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। की फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी लोब विथ कनेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी लोब, एक्सेसरी लोब का प्लासेंटा में तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ब्लड वेसल्स का कनेक्शन नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा एस्पुरिया। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबीजी का 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद जानेंगे फीटल सर्कुलेशन, प्लासेंटा और प्लासेंटा के डिसऑर्डर के बारे में, अम्बिलिकल कोड और अम्बिलिकल कोड का डिसऑर्डर, एमनियोटिक फ्लूइड और उसके डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, लेबर, प्यूपेरियम, एबॉर्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। इसमें दो आता है, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्टियो प्लासेंटा, वो दोनों के बारे में जानेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में जानेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, माल प्रेजेंटेशन, वर्जन क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे, और ऑब्स्टेटिकल जो भी है प्रोसीजर, जैसे सीजरियन सेक्शन हो गया, एपिजोटॉमी, फोर्सेप और वेंटोज डिलीवरी जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जितना भी टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आप लोग को बताएं। पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पहले जान जाएंगे यहाँ पर लिख कर कि इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उसी को लिखेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शॉर्ट में लिख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका दो पार्ट्स होता है, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल, और एक होता है इंटरनल। इंटरनल में आता है यूटेरस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्रस से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन इसके अलग अलग चीज़ से पूछा जाता है, वेट हो गया, मेजरमेंट हो गया, इसका पोजीशन से रिलेटेड पूछा जाता है, फिर इसका डिसऑर्डर जो डिस्प्लेसमेंट होता है यूट्रस का, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यूट्रस के बारे में पूरा चीज़ जानेंगे। उसके साथ यूट्रस के बाद वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, और ओवरी, ये चार ऑर्गन है जो कि हैं इंटरनल ऑर्गन। बाकी जितना भी है सब एक्सटर्नल में आता है। एक्सटर्नल में लिख लेंगे क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और माइनोरा, मेजोरा एंड माइनोरा, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम।
ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन है। हम लोग जानते हैं इंटरनल ऑर्गन बताएंगे सबको, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बताएंगे। पहले हेडिंग दीजिएगा यूट्रस के बारे में। हम लोग यूट्रस को पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीक़ा से। यूट्रस के बारे में जितना भी चीज़ें है इसके बारे में हम लोग टॉपिक यूट्रस को कवर करेंगे। यूट्रस का दूसरा नाम होता है हिस्ट्रा या फिर मेट्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेट्रा बोला जाता है। यूट्रस का दूसरा नाम है हिस्ट्रा बोला जाता है। हिस्ट्रा या फिर इसी को वूम्ब बोला जाता है। तीन इसका अनदर नेम है। यूट्रस का अनदर नेम तीन है, लिखिएगा मेट्रा, हिस्ट्रा और वूम्ब बोला जाता है। जैसे यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग यूट्राइटिस, हिस्ट्राइटिस, वुम्बाइटिस नहीं बोलते, उसको मेट्राइटिस बोला जाता है। इससे रिलेटेड बोला जाता है क्योंकि मेट्रा यूट्रस का दूसरा नाम है। तो यदि यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेट्राइटिस। इसको याद रखिएगा। इसका तीन अनदर नेम है यूट्रस के अलावा। इसको इंक्लूड कर लेंगे तो यूट्रस के 4 नाम हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो यूट्रस का वेट कितना होता है, तो वेट 60 ग्राम होता है। वेट कितना होता है? 60 ग्राम एवरेज में आता है। वैसे 40 से 80 होता है, एवरेज 60 ग्राम आता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसका मेजरमेंट कितना होता है उसको याद रखेंगे कि, तो इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया एल, लंबाई हो गया, विड्थ हो गया, और ये थिकनेस हो गया। थिकनेस 7 गुना 5 गुना 1.25 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या है? इसका मेजरमेंट है। लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, और ये थिकनेस हो गया। उसके बाद इसका वेट हो गया। पोजीशन के बात करें, यूट्रस का नॉर्मल 2 पोजीशन होता है, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन होता है और एंटी फ्लेक्शन होता है, याद रखना। एंटी फ्लेक्शन वर्जन जो होता है किसके की कौन कौन से ऑर्गन्स के बीच में होती है इसको याद रख सकते हैं। तो वर्जन होता है सर्विक्स और वेजाइना के बीच में, और ये होता है फंडस और सर्विक्स के बीच में। फंडस और सर्विक्स के बीच में। फंडस यूट्रस का जो कि पार्ट्स होता है, बता देंगे पार्ट्स और लेयर के बारे में। उसके बाद बात करें जो एंटी वर्जन होता है, ये होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटी वर्जन कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जबकि एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री का एंगल बनाता है। कि ऐसा बनाता है एंटी वर्जन जो एंटी फ्लेक्शन जो है 120 डिग्री का एंगल बनाता है और एंटी वर्जन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद यूट्रस का लेयर 3 होता है। यूट्रस का लेयर के बारे में बात करें, लेयर तो इसका 3 लेयर होते हैं। पेरीमेट्रियम जो कि आउटर होता है, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अब देखो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन एक तो पेरीमेट्रियम से कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग को ये याद रखना है कि पेरीमेट्रियम आउटर होता है, ये मिडिल होता है और ये इनर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा मतलब इतना आसान नहीं पूछेगा। या तो मायोमेट्रियम से पूछा जाता है, नहीं तो इंडोमेट्रियम से। इंडोमेट्रियम का आगे चल के और 2 इसका लेयर बन जाता है, फंक्शनालिस और बेसालिस। फंक्शनालिस जो लेयर होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेडिंग होता है उस लेयर का, तो वो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि इंडोमेट्रियम का कौन सा लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेडिंग होता है, टूटता है, तो बोलेंगे फंक्शनालिस। बेसालिस जो होता है लेयर, उसी लेयर से जो ये फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट जाकर वहाँ पर अटैच होता है। क्वेश्चन 2 पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुअल सा इंडोमेट्रियम के पार्ट्स होता है, लिख लीजिएगा फंक्शनालिस और बेसालिस, 2 इसके ही पार्ट्स होते हैं, लेयर होते हैं। फंक्शनालिस और बेसालिस। फंक्शनालिस जो है वो क्या होता है, शेडिंग आउट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बचेगा कौन? बेसालिस। बेसालिस क्या होता है, इसी पार्ट से
जो भी जाइगोट है इम्प्लांट होगा तो यहीं पर जाकर अटैच होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। सेकंड चीज़ याद रखना है, आप लोग को हम बता देंगे यहीं पर, या फिर लिख सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो पोस्टीरियर बॉडी पे होता है। यूट्रस के पार्ट्स लिख लीजिएगा, पार्ट्स कितने होते हैं, ये लेयर हो गया ना, अब लिख लीजिएगा पार्ट्स। यूट्रस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको आप लोग याद रख सकते हैं। फंडस, जो कि सबसे ऊपर वाला होता है फंडस। फंडस के बाद लिख सकते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, सी एक्स का मतलब सर्विक्स हो गया, फंडस हो गया, सर्विक्स हो गया, बॉडी। बॉडी पहले बॉडी आता है, सर्विक्स नीचे आता है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर सर्विक्स। ठीक, फंडस सबसे ऊपर होता है, बॉडी और सर्विक्स, इसको याद रखिए। सर्विक्स के में भी दो इसके होते हैं, इंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। सर्विक्स के भी कितने टाइप्स है, तो दो है, एक होता है इंडो और एक होता है इक्टो। इंडो का मतलब इनर, इनर में जो रहेगा वो यूट्रस के साथ अटैच रहेगा, और इक्टो जो रहेगा वो बेजाइना के साथ अटैच रहेगा, बेजाइना के साथ में अटैच रहेगा। तो हम लोग सर्विक्स को प्रॉपर ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इंटरनल ऑर्गन है या फिर एक्सटर्नल है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडो सर्विक्स क्या है, तो बोल सकते हैं हम लोग कि इंटरनल ऑर्गन है, और इक्टो सर्विस क्या है, तो इक्टो सर्विस बेजाइना के अंदर आता है, तो ये आउटर ऑर्गन में आएगा। थोड़ा सा हम आप लोग को एक्स्ट्रा इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रफली स्ट्रक्चर बनाकर आप लोग को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसको समझिएगा। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है ये यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, इधर जाकर ओवरी हो जाएगा। ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट्स को हम लोग फंडस बोलते हैं, फंडस। अब डिसो हम लोग ओबीजी पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ सभी चीज़ें पढ़ेंगे। फंडस ये नॉर्मल जो है इस पोजीशन में रहता है, लेकिन फंडस यदि इस तरीके से हो जाए, यहाँ पर जाकर ऐसे धंस जाए, ये जो पार्ट्स है ये अंदर की ओर धंस जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। आर्क्यूरेट यूटेरस, जो कि आता है यूट्रस के कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में। बहुत सारा कंजेनाइटल इसका एबनॉर्मलिटी भी होता है यूट्रस का, तो उसमें आता है आर्क्यूरेट यूट्रस। यहाँ पर याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्क्यूरेट यूट्रस का मतलब होता है कि स्लाइटली डिप्रेस्ड होगा फंडस, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क्यूरेट यूट्रस। एक चीज़ वहाँ पर याद रखिएगा, जो चीज़ हम समझाने के लिए फ़ोटो बनाए उसको समझिएगा। ये हो गया हम लोग का बेजाइना, ये हो गया बेजाइना। ठीक, और ये हो गया एक्टो सर्विस। एक्टो सर्विस मतलब कि बाहर वाला सर्विक्स। ये बेजाइना और एक्टो सर्विस के बीच में ये जो जगह है, ये जगह है, ये जगह है, इसको बोला जाता है फोर्निक्स। क्या बोलते हैं इसको, इस जगह को बोलते हैं हम लोग फोर्निक्स। फोर्निक्स, फोर्निक्स क्या है, स्पेस बिटवीन, लिख लीजिएगा, स्पेस बिटवीन बेजाइना एंड इक्टो सर्विस। इक्टो सर्विस एंड इक्टो सर्विक्स। अब फोर्निक्स जो बात करें, नंबर में 4 होते हैं। नंबर में कितने, 4। 2 होता है लेटरल, एगो एंटेरियर होता है और एगो पोस्टेरियर होता है। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा यूट्रस से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद यूट्रस के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेजाइना। बेजाइना का मेनली इसका आता है कि एंटेरियर पार्ट्स जो होता है उसका लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर, पोस्टेरियर का 9.5 सेंटीमीटर, इसका यही पूछा जाएगा। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पूछा जाता है, कौन कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है वो पूछा जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट्स कौन है और स्मॉलेस्ट या फिर थिनेस्ट पार्ट कौन है ये पूछा जाता है। तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, लिख लीजिएगा। पहले लिखेंगे इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जिसको हम लोग इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, इंट्राम्यूरल बोलते हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है इनफंडिबुलम। पहले इस एम्पुला, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडिबुलम।
सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1 नंबर वाला, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट होता है, थिनेस्ट होता है, ठीक। और लार्जेस्ट होता है एम्पुला, लार्जेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होता है? तो एम्पुला होता है। एम्पुला में ही इम्प्लांटेशन होता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट्स होता है? तो एम्पुला होता है। और मोस्ट कॉमन साइट होता है जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखिएगा एम्पुला जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इस्टमस और इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो है जहाँ से फिमरई अटैच रहता है, ओवेरियन फिमरई जो है अटैच रहता है, जो कि ओवम आता है तो उसको कैच आउट करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओवरी की बात करें तो ओवरी का मेजरमेंट पूछा जा सकता है, 3-2-1 याद रख सकते हैं। ओवरी का मेजरमेंट 3-2-1, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ओवरी का फंक्शन पूछा जाता है तो इसका 2 फंक्शन होता है। प्राइमरी इसका फंक्शन होता है कि ओवम का रिलीज करना, प्रोड्यूस करना ओवम को, और सेकेंडरी फंक्शन होता है कि हार्मोन्स को रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करेगा, रिलीज करेगा। 2 फंक्शन होता है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं ओवरी। ये हो गया हम लोग का इंटरनल ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार आप लोग को हम रिविज़न कराते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन में पड़े यूट्रस, यूट्रस का दूसरा नाम होता है मेट्रा, हिस्ट्रा और उम्ब। यूट्रस का वेट पूछा जाए तो बोलेंगे 60 ग्राम होता है। यूट्रस का कितने लेयर होते हैं? तो 3, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पार्ट्स कितने होते हैं? तो पार्ट्स बता दिए आप लोग को कि यहाँ पर फंडस हो गया, बॉडी हो गया, सर्विक्स हो गया। सर्विक्स 2 होता है, इंडो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स। यहाँ पर बता दिए कि फोर्निक्स क्या होता है। फोर्निक्स होता है स्पेस बिटवीन वेजाइना और एक्टो सर्विक्स, बाहर वाला जो सर्विक्स है उसके बीच में जो गैप होता है, जहाँ पर गैप जो दिख रहा है इसको हम लोग फोर्निक्स बोलते हैं। नंबर में फोर्निक्स 4 होते हैं, 2 गो लेटरल होता है, 1 गो एंटेरियर और 1 गो पोस्टेरियर होता है। ये क्वेश्चन फोर्निक्स वाला पूछा गया तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े वेजाइना में, वेजाइना का पीएच पूछा जाता है कि पीएच कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 3.8 to 4.5, 3.8 to 4.5 क्या है? वेजाइना का पीएच होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इसका मतलब कि 7 से कम है तो ये एसिडिक है, ठीक। अब ये एसिडिक है तो एसिडिक मेंटेन करता है जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है डुडेरलिन बेसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिएगा डुडेरलिन बेसिलस। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेजाइना में जो एसिडिक नेचर है वेजाइना का कौन से बैक्टीरिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो बोलेंगे डुडेरलिन बेसिलस के द्वारा इसका पीएच मेंटेन किया जाता है। कैसे करता है? तो इसको भी याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को क्या करेगा? ये लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इसी का दूसरा नाम है। डुडेरलिन बेसिलस का ही दूसरा नाम है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। किसको करेगा? ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी की वजह से लैक्टिक एसिड यहाँ पर आ गया, और इसके वजह से वेजाइना का जो पीएच है एसिडिक नेचर होता है। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि वेजाइना का पीएच नॉर्मल कितना है, तो बोलेंगे 3.8 to 4.5। उसके बाद मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? तो डुडेरलिन बेसिलस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़े। फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथ कितना होता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है? इसका लेंथ होता है फैलोपियन ट्यूब का। ओवरी के बारे में याद रखिएगा कि इसका फंक्शन 2 होता है। प्राइमरी फंक्शन जो कि ओवम को रिलीज करता है, सेकेंडरी फंक्शन हार्मोनल्स होता है। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल में जानेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में हाईली नर्व सप्लाई होता है, हाईली नर्व सप्लाई, और हाईली नर्व सप्लाई होने की वजह से ये क्या होता है? यहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। इसका पूछा जाता है लंबाई, लेंथ वाला क्वेश्चन इसका पूछा गया है 1.5 से
2 सेंटीमीटर 2.5 ढाई सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, लेंथ, इसको याद रखिएगा। क्लाइटोरिस होता कहाँ पर है, तो लेबिया माइनोरा जो है उसके टिप पर होता है। यहाँ पर हम बना के आप लोग को बताना चाहें तो ये लेबिया, ये नीचे वाला लेबिया माइनोरा तो इसके टिप पर होता है जहाँ पर क्लाइटोरिस, इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइटोरिस का प्लेसमेंट कहाँ है, होता कहाँ पर है, तो बोलेंगे कि लेबिया माइनोरा के ऊपर में होता है। मोन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा प्यूबिक हेयर प्रेजेंट रहते हैं मोन्स प्यूबिस पर। फैट की वजह से लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये होते हैं, ठीक। वेस्टिब्यूल एक्सटर्नल पार्ट्स को बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं, स्पेस जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनस के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम एपिजियोटॉमी जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें आता है, पेरिनियल टीयर वहाँ पर होता है तो उसके वजह से होता है, मतलब वहीं पे पढ़ना है। ये हम लोग पढ़ लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीटल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फीटल सर्कुलेशन में पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे फीटल सर्कुलेशन में जो इम्पोर्टेंस है। जैसे फीटल सर्कुलेशन में पूछा जाता है डक्टस वेनोसस क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्लोजर जब होता है तो इसका क्लोजर होने के बाद जो नाम होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। अब तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन में हम लोग एक्स्ट्रा जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो फीटल सर्कुलेशन में इंक्लूड होता है। उसके बाद आगे आते हैं कि उसमें फोरामेन ओवल क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा फीटल सर्कुलेशन 2 नंबर हम लोग का टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन। सेकेंड अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग फोरामेन ओवल के बारे में, फोरामेन ओवल के बारे में। फोर्थ पढ़ेंगे यहाँ पर डक्टस वेनोसस के बारे में और डक्टस आर्टेरियोसस के बारे में। 5 गो है जिसमें से ये लास्ट वाला 3, 4, 5 जो है इसको हम लोग संट बोलते हैं। संट मतलब होता है कि कनेक्शन होता है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जो जोड़ता है या फिर हेल्प करता है जुड़ने में, उस चीज़ को संट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 चीज़ है फीटल सर्कुलेशन में संट के काम करता है। अम्लाइकल वेन नंबर में 2 होते हैं, अम्लाइकल वेन नंबर में एक होता है, आर्टरी 2 होता है। वेन जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड रहता है। तो क्वेश्चन पहले यही पूछा जाएगा। तो नंबर में ये 1 होता है, नंबर में 2 होता है। इसमें कैसा रहता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी में कैसा रहेगा यहाँ पर, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। फोरामेन ओवल क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जब हार्ट रहता है, नॉर्मल कंडीशन में हार्ट में, तो ये ऐसे रहता है, राइट एट्रियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बोल सकते हैं यहाँ पर छेद रहता है, गैप रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। जो कि फीटल सर्कुलेशन मतलब कि फीटस जब मदर के वुम्ब में आए, यूट्रस में आए, ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, उस कंडीशन में ये है फीटल सर्कुलेशन। उसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन में ये नॉर्मल होता है। जबकि आफ्टर बर्थ 1 साल के अंदर तक क्या होता है, इसका क्लोजर हो जाता है। फोरामेन ओवल क्या है, तो गैप बिटवीन बोल सकते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम जो है, उस सेप्टम में क्या होता है, गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल।
उसको याद रखेंगे। क्वेश्चन अभी पूछा गया था नॉर्सेट 9 का मेंस हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया डक्टस वेनोसम गए कि डक्टस वेनोसम किसके बीच में कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन याद रखिए, सिर्फ यही पूछा जाता है, एक तो कनेक्शन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है जो इसका लास्ट में पार्ट्स बच जाता है, उसको रिमेनिंग जो पार्ट्स आफ्टर बर्थ के बाद जो बचता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डक्टस वेनोसम जो उसका किसके बीच में, तो इसको लिख सकते हैं होता किस में, तो अम्बिलाइकल वेन और इंफीरियर वेना कवा एंड IVC। कनेक्शन बिटवीन अम्बिलाइकल वेन एंड इंफीरियर वेना कवा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टस वेनोसम बोलते हैं। यहाँ पर 2 वेनोसम लिखते हैं, डक्टस आर्टेरियोसम। डक्टस आर्टेरियोसस के बात करें तो ये किस में होता है, तो डिसेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। याद रखिएगा कनेक्शन बिटवीन डिसेंडिंग आयोटा और प्लस पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डक्टस आर्टेरियोसम बोलते हैं। इसका जो लिगामेंटम होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो अम्बिलाइकल वेन को बोलते हैं लिगामेंटम टेरिज। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका पार्ट्स जो बच जाता है तो उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिज। मीडियल अम्बिलाइकल आर्टरी इसको बोलते हैं। अम्बिलाइकल आर्टरी को क्या बोलते हैं, मीडियल अम्बिलाइकल आर्टरी। फोरामेन ओवल को बोलते हैं फोसा ओवालिस। याद रखिएगा फोरामेन ओवल को क्या बोलते हैं, तो फोसा ओवालिस बोलते हैं। और डक्टस वेनोसम को लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं और डक्टस आर्टेरियोसस को लिगामेंटम आर्टेरियोसिस बोलते हैं। याद रखिएगा ये सिंपल है कि डक्टस जो वेनोसम इसको लिगामेंटम जोड़ दीजिएगा, लिगामेंटम वेनोसम, और इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछा गया कि अम्बिलाइकल वेन को क्या बोलते हैं, तो अम्बिलाइकल वेन को लिगामेंटम टेरिज बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम में डिफरेंट हो जाते हैं उसके वजह से। बस इसमें सिर्फ यही याद रखना है हम लोग को फीटल सर्कुलेशन में। फीटल सर्कुलेशन का पूरा वीडियो हम बनाए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके स्ट्रक्चर से बनाए थे कि ये कैसे सर्कुलेट होता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग फिलहाल यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में जानेंगे, 3rd नंबर दे दीजिएगा प्लासेंटा। प्लासेंटा का पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती है, नाम उसका जो है ऑर्गन्स जो है पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे, और प्लासेंटा का फंक्शन जानेंगे और उसका डिसऑर्डर जो है उसको जानेंगे। प्लासेंटा का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बनाकर समझाने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो पहले पूछा जाता है कि जो प्लासेंटा है उसमें 2 उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक, उस चीज़ को याद रखिएगा। इस साइड वाला जो पार्ट है जहाँ तक ये चीज़ें हैं इसको बोलते हैं हम लोग मैटरनल सरफेस, मैटरनल पार्ट्स या फिर सरफेस।
जो मदर के साइड रहेगा उसको बोलते हैं मैटरनल सरफेस, और जो फीटस के साइड में रहेगा उसको बोलते हैं फीटल सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल सरफेस। फीटल सरफेस बोला जाता है। अब एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, जो मदर साइड में है उसको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और जो फीटल साइड में है, फीटल सरफेस है जो, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम लोग तो जान गए अभी तक कि प्लेसेंटा में दो पार्ट्स होता है या फिर दो तरह से होता है। एक तरफ से इस साइड रहेगा तो मदर सरफेस बोलेंगे, मैटरनल सरफेस, और इधर है तो फीटल सरफेस। दो पार्ट्स हो गया। मैटरनल सरफेस में ये जो चीज़ बनाए हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कोटिलीडॉन्स बोलते हैं। कोटिलेडॉन्स। कोटिलेडॉन्स क्या होते हैं? तो बोल सकते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लड का वहाँ पर कलेक्शन रहता है, हेमोरेजिक स्पॉट्स बोल सकते हैं, वो रहते हैं, जिसको बोलते हैं कोटिलेडॉन्स, जो कि नंबर में 15 से 20 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? 15 से 20 होते हैं। कोटिलेडॉन्स किधर प्रेजेंट रहेगा? तो मैटरनल सरफेस में, मतलब कि मदर साइड, जिधर मदर साइड में प्लेसेंटा रहेगा उधर में रहेगा। उसके बाद ये क्या है? तो ये है हम लोग का स्टेम विलाई, जिसको क्रोनिक प्रोंडोसोम भी बोलते हैं। इसका क्या नाम है? क्रोनिक प्रोंडोसोम। क्रोनिक प्रोंडोसोम। क्रोनिक प्रोंडोसोम। और जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं क्रोनिक लीव। क्रोनिक लीव जो कि साइड में होता है। सबसे बड़ा को स्टेम विलाई बोलते हैं या फिर उसी को क्रोनिक प्रोंडोसोम बोला जाता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर स्पेस बनाए हैं इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है लेकुनर स्पेस। लेकुनर स्पेस। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर लेकुनर स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो प्लेसेंटा में होता है। ये दो चीज़ बनाए, एक है आर्टरी और एक है वेन। मान लेते हैं कि ये हो गया वेन, ये हो गया आर्टरी। ए का मतलब आर्टरी, बी का मतलब वेन। अब ये जो आर्टरी है इसका नाम होता है स्पाइरल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है प्लेसेंटा को। स्पाइरल आर्टरी क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा आर्टरी है? नाम लिख लीजिएगा, स्पाइरल। स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा को सप्लाई करता है। 400 से 500 ml पर मिनट सप्लाई करता है। याद रखिएगा कितना करता है? 400 से 500 ml पर मिनट। एक मिनट में 400 से 500 ml सप्लाई करता है। ठीक। अम्लाइकल वेन क्या करेगा? प्लेसेंटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा मदर्स में। अब यहाँ से जो निकला है इसको बोलते हैं हम लोग अम्लाइकल कोड। क्या बोलते हैं? अम्लाइकल कोड बोला जाता है इसको, अम्लाइकल कोड। फीटल पार्ट्स जो है उसको पहचानने का एक ही है, उससे हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीटल पार्ट्स में अम्लाइकल कोड क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है, जो कि बीच पार्ट्स में जुड़ा रहेगा। मिडिल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा का मिडिल सरफेस वहाँ पर जुड़ा रहेगा अम्लाइकल कोड। तो इससे पता किया जा सकता है कि जिस साइड में अम्लाइकल कोड है वो फीटल पार्ट्स है, फीटस का पार्ट्स है, और उसका ऑपोजिट वाला मदर का पार्ट है। इसको याद रख सकते हैं। मैटरनल पार्ट्स जो होता है वहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ये कोटिलीडॉन्स है डार्क कलर के होते हैं, तो डार्क रेड सरफेस होता है और रफ होता है। मैटरनल सरफेस जो होता है रफ होगा, खुरदुरा होगा और डार्क रेड होगा, डार्क रेड होगा। जबकि फीटल सरफेस जो है, जहाँ पर रफ है तो फीटल सरफेस स्मूथ होगा और ब्राइट रेड कलर का होगा। लिख लीजिएगा, ये डिफरेंट भी है मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस में। फीटल सरफेस कैसा होगा? तो स्मूथ होगा, स्मूथ होगा और ब्राइट रेड कलर का होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फैगोसाइटिक सेल से रिलेटेड। प्लेसेंटा का फैगोसाइटिक सेल होता है हॉफबर्ग सेल। याद रखिएगा, क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है। जैसे लीवर का कूपर सेल होता है उसी प्रकार से लंग्स का मास्ट सेल होता है। तो प्लेसेंटा का क्या होता है? तो प्लेसेंटा का होता है हॉफबर्ग सेल। नाम याद रखिएगा, फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल।
प्लासेंटा का फेगोसाइटिक सेल का नाम है हॉफबर्ग सेल, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर जो हम आप लोग को बताए थे कि अम्लाइकल आर्टरी 400 से 500 ml पर मिनट देता है, 400 से 500 ml पर मिनट प्लासेंटा को देता है, तो 150 ml 150 ml इसी प्लासेंटा में रुक जाता है, इंटरबिलियस स्पेस में या फिर लेकुनर स्पेस में रुक जाता है। बचा कितना 350 ml, 300 या फिर 350 ml, वो कहाँ जाएगा तो हो जाता है फीटल सर्कुलेशन में। फीटल सर्कुलेशन अभी जो यहाँ पर बताएं कि अम्लाइकल वेन ले जाएगा, अम्लाइकल आर्टरी फीटस ले आएगा, तो फीटल सर्कुलेशन में जाता है, इसको याद रखिएगा। कितना ले जाएगा तो 350 ml, 350 ml कहाँ पर ले जाएगा तो फीटल सर्कुलेशन में ले जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेकुनर स्पेस में कितना रहेगा तो 350 ml, सॉरी 150 ml, और फीटल सर्कुलेशन के लिए कितना जाता है तो 350 ml जाता है। फीटल सर्कुलेशन में यहाँ पर आप लोग को इसीलिए पहले बताएं कि अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन याद रखेगा कि आर्टरी क्या करेगा, ले आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अम्लाइकल वेन ले जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है नॉर्मल प्लासेंटा का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ प्लासेंटा कितना होता है, तो मेटरनल पार्ट्स जो होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा, मेटरनल पार्ट्स जो है 20% होता है, बहुत कम होता है। 20% मतलब बोल सकते हैं 1/5। और फीटल सरफेस जो है, फीटल सरफेस वो होता है 80%। 80% मतलब बोल सकते हैं 4/5, 4/5। और ये 4/5 वाला जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 4/5 वाला भी क्वेश्चन क्या है पूछा गया, तो इसको अब भी आप लोग याद रखिएगा कि 4/5 फीटल सरफेस होता है, 80% होता है। उसके बाद बात करें नॉर्मल प्लासेंटा के इसके नेचर के बारे में, तो 3 नेचर होते हैं। प्लासेंटा का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होते हैं। फर्स्ट जो है ये डिस्क्वाइड शेप का होता है, डिस्क्वाइड मतलब गोल होगा, डिस्क के आकार के, जैसे कैसेट आता है, कैसेट का डिस्क्वाइड है, डिस्क आकार गोला है, उसी प्रकार से प्लासेंटा का स्ट्रक्चर उसी प्रकार से होता है, गोल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्क्वाइड शेप। सेकेंड होता है ये हीमोकोरियल होता है, नेचर में कैसा होगा हीमोकोरियल। और थर्ड होता है डेसिडिवेट, ये होता है डेसिडिवेट। इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखिएगा। डिस्क्वाइड मतलब इसका डिस्क शेप का होता है, इससे बोल दिए इसको डिस्क्वाइड शेप का है। हीमोकोरियल का मतलब ये होता है कि मेटरनल ब्लड फीटल ब्लड में नहीं जाएगा। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये भी जानते हैं कि जो फिटस है, जो बच्चा है, उसका बोन मैरो शुरू के इनिशियल टाइम पीरियड में योग के सेक जो है उसी में उसका ब्लड बनता है, उसके बाद लिवर में बनता है, पेनक्रियाज बनाता है, लास्ट में जा कर के बोन मैरो बनाने लगता है। इनिशियल पीरियड में योग सेक में बनता है फिटल का ब्लड, लेकिन हम लोग कभी नहीं पढ़े कि मदर का ब्लड फिटल ब्लड में जाता है, मिलता है नहीं मिलता है। तो प्लासेंटा का ये काम है कि मदर का ब्लड फीटल ब्लड में मिक्सिंग नहीं होगा, इस नेचर्स को बोलते हैं हीमोकोरियल नेचर। उसके बाद थर्ड डेसिडिवेट का मतलब होता है कि शेडिंग हो जाना, शेडिंग मतलब टूट जाना, निकल जाना। जैसे ही डिलीवरी होता है फीटल बाहर आ जाता है, तो फीटल डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी क्या होता है बाहर निकल जाता है, इस नेचर को बोलते हैं डेसिडिवेट नेचर। 3 है, याद रखिएगा। हीमोकोरियल में क्योंकि प्लासेंटा का जब फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, प्लासेंटा का फंक्शन में ये पढ़ते हैं कि प्लासेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मदर्स ले ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन का सप्लाई करता है, और बहुत सारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उसको सप्लाई करता है, लेकिन ब्लड नहीं जाता है, ब्लड नहीं जाता है फिटस में, ब्लड नहीं जाता है। फिटल का जो बॉडी है, फिटस का बॉडी है, उसका बॉडी अपने आप उस खुद ब्लड बनाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिटल मदर का ब्लड फिटस में कभी नहीं जाता है, इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से याद रख लीजिएगा। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा नॉर्मल, जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जानते हैं हम लोग प्लासेंटा का फंक्शन के बारे में।
फंक्शन लिख लीजिएगा, 4-5 फंक्शन है जिसको हम आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट फंक्शन लिखिएगा रेस्पिरेटरी फंक्शन। फर्स्ट क्या लिखेंगे? रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है कि फीटस को ऑक्सीजन देगा और फीटस ले कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। इसमें मेथड जो काम करते हैं, डायरेक्ट हम वो चीज़ बताने की प्रयास कर रहे हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सिर्फ उसी टॉपिक को बताएं। यहाँ से कि रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है किस मेथड पे काम करता है, तो बोलेंगे हम लोग कि वो मेथड का नाम है सिंपल डिफ्यूजन मेथड। सिंपल डिफ्यूजन मेथड। सिंपल डिफ्यूजन मेथड में डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का जाना, उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन मेथड, जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन काम करता है। उसको बोलेंगे, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि नॉर्मल शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो होता है नॉर्मल आदमी का 80 से 100, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35 से 45 mmHg। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल हो जाता है 132 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 102 हो जाता है ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है 32 mmHg। जबकि फीटस में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, 30 से 40% होता है, 40 mmHg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है, 40 से 50 होता है। जहाँ पर हम आप लोग को लिख के बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मदर है, ये फीटल है। मदर में PO2 ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, तो 102, और PCO2 कितना है, तो इसमें होता है 32, ठीक। फीटस में कितना होता है ऑक्सीजन लेवल, तो 30 से 40, और ये कितना होता है फीटस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो 40 से 50 mmHg। अब देखो डिफ्यूजन मेथड क्या बोलता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, 102 हाई है तो 102 से जाएगा इस तरफ, और इधर 40-50 हाई है तो इससे जाएगा 32 की ओर। ये जो मेथड है गैसेस एक्सचेंज होने का, इस मेथड को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन मेथड, जो कि फर्स्ट फंक्शन होता है प्लासेंटा का रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेकेंड फंक्शन लिखिएगा न्यूट्रिशनल फंक्शन। न्यूट्रिशनल फंक्शन में ग्लूकोज जाता है सिंपल फैसिलिटेटेड मेथड से। अब जो बोलेंगे प्लासेंटा का फंक्शन सिर्फ बोलेंगे, लिखिएगा ग्लूकोज किस तरीके से जाता है, कौन से मेथड से जाता है, तो सिंपल फैसिलिटेटेड मेथड से जाता है, ठीक। उसके बाद एमाइनो एसिड जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से। एमाइनो एसिड मतलब कि प्रोटीन से जाएगा फीटस में, तो किस से जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा। न्यूट्रिशनल फंक्शन होगा, रेस्पिरेटरी होगा, न्यूट्रिशनल होगा, एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है। एक्सक्रेटरी मतलब बेस्ट प्रोडक्ट से फीटस ले जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालना, उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी फंक्शन। 3 फंक्शन। चौथा फंक्शन होता है बैरियर फंक्शन। बैरियर में इम्यूनोलॉजिकल, बैरियर में ट्रांसवर्टिकल जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्टिकल, जो कि मदर्स और प्लासेंटा के बीच में बैरियर फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्टिकल बैरियर मेथड, जो क्या करेगा कि मदर्स और फीटस, मदर्स ले फीटस में कोई भी बैक्टीरिया वायरस को नहीं जाने देगा, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्टिकल बैरियर फंक्शन हो गया। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है जो कि IgG जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन से जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो IgG है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट फंक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हार्मोनल फंक्शंस। हार्मोनल फंक्शंस में क्या होता है कि प्लासेंटा का जो सेल है, लेयर है, वो क्या करता है, हार्मोन्स को बनाता है। हार्मोन्स 2 टाइप्स के ये बनाते हैं, एक बनाते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन और एक बनाता है एस्ट्रॉयड हार्मोन। लिख लीजिएगा यहाँ पर हार्मोनल फंक्शंस में, हार्मोनल्स में 2 होता है, एक होता है प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन और एक होता है एस्ट्रॉयड हार्मोन। एस्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रॉयड में लिख लीजिएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। प्रोटीन डेरिवेटिव में लिखेगा HCG, HPL और PAPPA।
प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन बनाता है प्लासेंटा। और इसका हार्मोनल फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोनल फंक्शंस बोलेंगे, आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीक़ा से, या फिर जो चीज़ बोल रहे हैं उसको अच्छे से लिखिएगा, हम बहुत स्लो बोलेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग इस ये हार्मोन प्रोटीन डेरिवेटिव जो है, इससे पहले लिखिएगा HCG के बारे में। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा HCG का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। सीक्रेट होता है प्लासेंटा का सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से। कौन से लेयर से? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से सीक्रेट होता है HCG हार्मोन। HCG का मेन फंक्शन होता है मेंटेन करके रखना कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करते रहे, और जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब तक प्रेगनेंसी बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को ही हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। HCG में दो बताएं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन फुल फॉर्म होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से सीक्रेट होता है। फंक्शन क्या है? तो मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम के। उसके साथ ही साथ फंक्शन होता है इसका और कि एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है मेल में, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCG का हाफ लाइफ कितना होता है? तो 36 घंटा। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाफ लाइफ ऑफ HCG कितना होता है? तो 36 घंटा। HCG मदर के ब्लड से डिसअपियर होता है 2 वीक के बाद, और यूरिन से डिसअपियर होता है 2 दिन के बाद। 2 वीक और 2 डेज और 2 वीक याद रखिएगा। ब्लड से डिसअपियर का टाइम होता है 2 डेज, सॉरी ब्लड से 2 वीक और यूरिन से 2 डेज होते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें HCG के बारे में। HCG जो है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से सीक्रेट होता है। HPL का फुल फॉर्म लिखिएगा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। इसका दूसरा नाम होता है HCS। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCS का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो HCS का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का फुल फॉर्म पूछा जाता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। ये एंटी इंसुलिज्म का काम करता है। इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जो है उस तरीके के काम करेगा। ये जो है ये क्या करेगा? HPL जो हार्मोन है ये मदर में इंसुलिन के लेवल को क्या करेगा? घटाएगा और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन के लेवल को क्या करेगा? घटाएगा और ग्लूकोज के लेवल के बढ़ाएगा। तो ये कारण बन सकता है कि इसका GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का कारण कौन सा हार्मोन बनेगा? तो HPL। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि GDM का कॉज क्या है? तो HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन याद रखिएगा। नेक्स्ट है पापा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा एसोसिएटेड प्रोटीन ए होता है इसका फुल फॉर्म। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए याद रखिएगा फुल फॉर्म, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए पापा का इसका फुल फॉर्म। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रॉइड जो है ये 2 हार्मोन है। ये हो गया फंक्शन किसका? तो प्लासेंटा का। डिसऑर्डर्स के बात करेंगे तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि अब आप लोग को हम डिसऑर्डर्स बताएं प्लासेंटा का, और उसके बाद अम्लाइकल कोड एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्लासेंटा का जो भी एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में। लिख लीजिएगा हेडिंग, प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी। प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी। क्वेश्चंस प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। पहले इसके हम लोग जानेंगे इसके एबनॉर्मलिटी के नाम। प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा, प्लासेंटा
स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लिख सकते हैं प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा होता है। सेकेंड होता है प्लासेंटा एस्पुरिया, प्लासेंटा एस्पुरिया। उसके बाद बाइलोबाटा होता है, बाइलोब्ड होता है जिसको बाइलोबाटा भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद होता है प्लासेंटा एक्रिएटा, एक्रिएटा, इनक्रिएटा और परक्रिएटा, प्लासेंटा परक्रिएटा, सबके आगे प्लासेंटा लगा दीजिएगा। ये एबनॉर्मेलिटी है प्लासेंटा का, याद रखेंगे। प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा, प्लासेंटा एस्पुरिया, बाइलोब्ड प्लासेंटा जिसको बाइलोबाटा भी बोला जाता है। उसके बाद प्लासेंटा एक्रिएटा, इनक्रिएटा और परक्रिएटा। सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्लासेंटा के, ये प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा के। प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा में कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल जो प्लासेंटा है इसके साथ एक और छोटा सा प्लासेंटा का निर्माण होता है और उसके साथ ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहता है। मेन चीज़ यही याद रखना है कि ये ब्लड वेसल्स कनेक्ट होगा, उसको बोलते हैं एक्सेसरी लोब, पहले बोलते हैं, बताएंगे आप लोग को। और ये है प्लासेंटा एस्पुरिया। एस्पुरिया में यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है सक्सेंचुरिएट में, एस्पुरिया में नहीं होता है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी लोब विथ कनेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी लोब, एक्सेसरी लोब का प्लासेंटा में तो फॉर्मेशन हो गया लेकिन ब्लड वेसल्स का कनेक्शन नहीं है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा एस्पुरिया। याद रखिएगा ये किसका है, तो एस्पुरिया का है। ये इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये है सक्सेंचुरिएटा का, सक्सेंचुरिएटा का इमेज है, याद रखिएगा। उसके बाद बाइलोब्ड में क्या होता है कि दो गो लोब होता है, ब्लड वेसल्स ले आके, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर दो लोब बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल डिवाइड होके ये लगेगा। बाइलोबाटा में दो लोब होता है, एक क्रिएटा, इनक्रिएटा, परक्रिएटा। प्लासेंटा जो है इंडोमेट्रियम से अटैच रहता है, इंडोमेट्रियम को इंडोमेट्रियम जो है उससे इन्वेड करके मायोमेट्रियम से टच हो गया, उस कंडीशन को बोलते हैं प्लासेंटा एक्रिएटा, मायोमेट्रियम से अटैचमेंट। अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा इनटू द मायोमेट्रियम उसको बोलते हैं एक्रिएटा। इनक्रिएटा मतलब कि इन कर गया, मतलब कि मायोमेट्रियम से अटैच हुआ था, अब उसमें इन हो गया। देखो ये हो गया यूट्रस का तीन लेयर हो गया। ये हो गया इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। प्लासेंटा यहाँ पर अटैच है। अटैच होने के बाद पहले क्या हुआ, मायोमेट्रियम के साथ चला गया, उसको बोलेंगे क्या चीज़, एक्रिएटा। मायोमेट्रियम में घुस गया, बीच में चला गया, उसको बोलेंगे इनक्रिएटा। इन क्या है मतलब इनक्रिएटा। और मायोमेट्रियम के इन्वेड करके पार कर गया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लासेंटा परक्रिएटा। याद रखिएगा एक्रिएटा, इनक्रिएटा और परक्रिएटा, ये तीन एबनॉर्मलिटी है किसका, तो प्लासेंटा का। प्लासेंटा हम लोग का ख़त्म हो गया। एक चीज़ छूट गया था प्लासेंटा में, प्लासेंटा का वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है, वेट होता है 500 ग्राम। रेशियो पूछा जाता है कि फीटस और प्लासेंटा का वेट कितना होता है, तो बोलेंगे कि 1:6। एक किसका है, तो प्लासेंटा का है, प्लासेंटा का है। और 6 किसका है, 6 किसका है, तो फीटस का है, फीटस। 3000 ऐसे बोलते हैं, 500 रेशियो 3000 फीटस का नॉर्मल वेट है, तो 3000 ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। इसका रेशियो निकालने पर ये आता है किसका, तो प्लासेंटा का। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं अम्लाइकल कोड के बारे में। अम्लाइकल कोड में सिंपल वही जो बताए थे फीटल सर्कुलेशन में कि 2 आर्टरी होता है, 1 वेन होता है। उसके बाद अम्लाइकल कोड जो है उसको कट करते हैं और उसमें देखते हैं तो उसमें सबस्टांस होता है, जिस सबस्टांस का नाम है जिलेटिनियस सबस्टांस, वाटन्स जेली जिसको बोलते हैं। लिख लीजिएगा नेक्स्ट हेडिंग अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड पहले तो पूछा जाता है कि इसका लेंथ कितना होता है, तो 45 ले 50 सेंटीमीटर।
कितना होता है, तो 45 से 50 सेंटीमीटर अम्लाइकल कोड का लेंथ होता है। उसके बाद करें कि अम्लाइकल कोड जो है उसमें जो होता है क्या चीज़, स्ट्रक्चर तो होता है वाटन्स जेली, वाटन्स जेली। ये क्या करता है, कंप्रेशन से प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स टू प्रिवेंट अम्लाइकल ब्लड वेसल्स, कंप्रेशन ऑफ अम्लाइकल ब्लड वेसल, कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आपस में कंप्रेस ना एक दूसरे पर नहीं चढ़ पाए, नहीं दब पाए, उसमें उससे प्रिवेंट करता है कौन सा, वाटन्स जेली, जो कि जिलेटिनियस सबस्टांस होता है, जिलेटिनियस सबस्टांस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह का है, तो जिलेटिनियस मतलब स्लिपरी होता है, छलकाऊ होता है, उसको बोलते हैं जिलेटिनियस सबस्टांस। अम्लाइकल कोड में बात करें तो 2 आर्टरी होता है, एगो वेन होता है, एगो क्या होता है, वेन होता है। बस इतना याद रखना है। अम्लाइकल कोड के डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसका डिसऑर्डर को हम लोग जानेंगे। अम्लाइकल कोड के डिसऑर्डर लिखिएगा पहले बेटल डोर प्लासेंटा, बेटल डोर प्लासेंटा, प्लासेंटा। उसके बाद होता है वेलामेंटस प्लासेंटा, वेलामेंटस प्लासेंटा, प्लासेंटा। थर्ड होता है वासा प्रीविया, वासा प्रीविया। फोर्थ होता है ट्रू नोट और फॉल्स नोट, ट्रू नोट एंड फॉल्स नोट, फॉल्स नोट। शॉर्ट कोड और लॉन्ग कोड, शॉर्ट कोड एंड लॉन्ग कोड। ये 5 डिसऑर्डर याद रखिएगा, किसका है, तो अम्लाइकल कोड का है। बेटल डोर प्लासेंटा में क्या होता है कि नॉर्मल ये जो प्लासेंटा है वहाँ से उसके सेंटर से यहाँ से क्या होना चाहिए, इस पार्ट से अम्लाइकल कोड का अटैचमेंट होना चाहिए, ये नॉर्मल है। लेकिन बेटल डोर में यहाँ से ना होकर यहाँ से होगा, मतलब मार्जिन से होगा, पेरीफेरल रीजन से होगा, सेंटर के अलावा और कहीं पर होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बेटल डोर प्लासेंटा। इमेज भी दिया रहता है, ध्यान देना कि सेंटर में रहेगा इसके बीच में, उस कंडीशन को तो हम लोग नॉर्मल बोल देंगे। और ऐसा रहेगा पेरीफेरी से रहेगा, बेटल डोर मतलब कि डोर मतलब दरवाज़ा, बाहर से रहेगा, मार्जिन से रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बेटल डोर। वेलामेंटस ऑफ प्लासेंटा का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है जस्ट इंटर होने से पहले ही क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग हो जाएगा, फैल जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा। इमेज समझ लीजिएगा, ये प्लासेंटा है, ये ब्लड वेसल्स, पहले अम्लाइकल कोड गया, ब्लड वेसल्स प्लासेंटा के अंदर जाकर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, वेलामेंटस में, कि ब्लड वेसल्स इसमें इंटर होने से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इमेज बेस भी पूछा जाता है। वेलामेंटस प्लासेंटा का इमेज बेस क्वेश्चन नॉर्सेट 9 के प्री में पूछा गया था। वेलामेंटस प्लासेंटा का इमेज बेस नॉर्सेट 9 के प्री में पूछा गया था और ऐसा दिया गया था, उसका जो है कि जो ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूटिंग है, जस्ट इंटर होने से प्लासेंटा में पहले इनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है बासा प्रीविया। बासा प्रीविया में भी ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कहाँ से होता है, तो इंटरनल ओस नहीं होता है, मतलब नीचे ही से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते आएगा, तो उसको बोलते हैं बासा प्रीविया। बासा प्रीविया पीपीएच लीड कर सकता है, कॉज बन सकता है। बासा प्रीविया जो है पोस्टमार्टम हेमरेज का एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रू नोट और फॉल्स नोट। ट्रू नोट का मतलब होता है कि प्लासेंटा जो है, जो अम्लाइकल कोड है, सही में क्या हो गया है, आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। प्लासेंटा अम्लाइकल कोड क्या हो गया है,
इस तरीके से हो गया, उसको बोलते हैं ट्रू नोट। और फॉल्स नोट का मतलब होता है कि वाटन्स जेली एक्यूमुलेशन होने की वजह से लग रहा है कि वहाँ पर एक जगह में ऐंठा गया, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स नोट। इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। वाटन्स जेली एक जगह पर एक्यूमुलेशन हुआ है, उस एक्यूमुलेशन के वजह से दिख रहा है कि आपस में क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर अम्लाइकल कोड चढ़ गया, तो उसको बोलते हैं फॉल्स नोट। और ट्रू नोट का मतलब होता है कि एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर लपेटा गया है अम्लाइकल कोड, उसको उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रू नोट। शॉर्ट नोट का बोलते हैं कि अम्लाइकल कोड का जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर से कम होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट नो कोड। और लॉन्ग कोड 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग कोड। ये हो गया हम लोग का अम्लाइकल कोड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में लिख लीजिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम, और ये भी लिख लीजिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग अम्लाइकल कोड का दूसरा नाम होता है ओम्फ्लान, ओम्फ्लान, या फिर इसी को बोलते हैं फनिस। याद रखिएगा, इन्फ्लेमेशन होता है अम्लाइकल कोड में तो उसको ओम्फ्लाइटिस बोला जाता है, उस कंडीशन को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम होता है लिक्वर, लिक्वर, लिक्वर एमिनी। लिक्वर एमिनी किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं एमिनी एमनियोटिक फ्लूइड को। एमनियोटिक फ्लूइड बनना स्टार्ट होता है 12th वीक पर, 12th वीक्स पर। शुरू में बनता है मेटरनल ट्रांसड्यूशनल मेथड से, याद रखना। इनिशियल टाइम पीरियड में कैसे बनता है, तो मेटरनल ट्रांसड्यूशनल मेथड से। कौन से मेथड, तो ट्रांसुडेशन मेथड से बनता है, मेटरनल ट्रांसुडेशन मेथड। उसके बाद फीटल यूरिन बनाने लगता है, फीटल यूरिन, फीटल यूरिन बनाने लगता है। फीटल यूरिन करना शुरू कब करता है, तो 12th वीक पर। स्वेलो भी करता है 12th वीक पर, याद रखना, ठीक। तो उससे बनने लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्म्स पर फीटल यूरिन कितना करता है। टर्म प्रेगनेंसी में टर्म पर फीटल यूरिन करता है 400 से 1200 ml यूरिन करता है। स्वेलो करता है 400 से 700 ml। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक पर कितना रहता है, 12 वीक पर रहता है 50 ml, 20 वीक पर रहता है 400 ml, 400 ml। ये क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। टर्म पर कितना होता है, टर्म प्रेगनेंसी पर बात करें तो होता है 600 से 800 ml, 800 ml। प्री टर्म पर कितना होता है, प्री टर्म पे कितना होगा, प्री टर्म पे 800 से 1000 ml, 800 से 1000 ml होता है। पोस्ट टर्म पर मोर देन 42 वीक होगा, उसमें कितना होगा, तो 200 ml, 200 ml होगा। ये जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट टाइम ड्यूरेशन पर है, इसको याद रखिएगा। एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीहाइड्रोमिनोज। और एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम कम होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्वर एमिनी इज नोन एज पॉलीहाइड्रोमिनोज, और कम हो जाएगा डिफिशियंसी होगा तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। बनना शुरू होता है कब, एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक पर। शुरू में बनाता है मेटरनल ट्रांसड्यूशनल मेथड। मेटरनल ट्रांसड्यूशनल मेथड के मतलब होता है कि मेटरनल का जो पार्ट्स है और फीटस का स्किन है वो बनाता है, उसके बाद कुछ ही टाइम पीरियड तक बनाता है। उसके बाद फीटल यूरिन। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पूछा जाए तो कलरलेस होता है, फिर पेल स्ट्रो कलर का। कलर यहाँ पर लिख लीजिए, कलर कैसा होता है, तो पेल स्ट्रो कलर का, या फिर कलरलेस, कलरलेस होता है, ये याद रखेंगे। इसका डिसऑर्डर कलर से रिलेटेड पूछा जाता है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी में कैसा होगा। RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी होगा तो उसमें होता है किस कलर का, तो उसको हम लोग याद रखेंगे गोल्डन कलर होता है, गोल्डन, या फिर उसी को बोलते हैं कि ब्राइट रेड कलर का होता है। उसके बाद पूछा जाता है सेफ्रॉन कब होता है, सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन कलर होता है पोस्ट मैच्योरिटी में। पोस्ट टर्म जो बेबी होगा, पोस्ट टर्म बेबी, उसमें सेफ्रॉन कलर होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनिश कब होगा, ग्रीनिश,
ग्रीनिश कब होगा, ग्रीनिश ये होता है फीटल डिस्ट्रेस वाले कंडीशन में। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब कि मिकोनियम एस्पिरेट कर लिया है, फीटस क्या कर लिया है, मिकोनियम एस्पिरेट कर गया, उस कंडीशन में एमनियोटिक कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका कलर ग्रीनिश होगा। टेम्बाकू कलर होता है इंट्रायूट्राइन डेथ में। उसके बाद पूछा जाता है कि डार्क रेड होता है एक्सीडेंटल हेमोरेज में, और डार्क ब्राइट रेड होता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में। इसको याद रखिएगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड के कलर ले रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पढ़ लिए 5 टॉपिक अभी तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीटल सर्कुलेशन, प्लासेंटा पढ़े, प्लासेंटा का डिसऑर्डर पढ़े, अम्लाइकल कोड पढ़े, अम्लाइकल कोड के डिसऑर्डर पढ़े, उसके बाद पढ़े एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के डिसऑर्डर पढ़ लिए। 5 टॉपिक पढ़े हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग के लिए बनाएंगे उसमें लेबर, ये सभी जितना भी इस बोर्ड पे टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 वीडियो में ये सभी टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में उसको ऐड करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।